नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार इस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं हमसे नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लें। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या पढ़ेंगे आज हमसे। अर्थात कहने का मतलब है कि इस क्लास में आप हमसे संपूर्ण संख्या पद्धति पढ़ लेंगे। संख्या पद्धति पढ़ने के बाद में फिर आपका क्लास बाय क्लास मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि अंक का वीडियो मेरा बनाया गया था, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे इसका लिंक दे दिया गया है, उसे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से ले सकते हैं, या फिर इसी वीडियो में आप कमेंट करके हमसे वीडियो का PDF ले सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि ये कैसे मिलेगा, या फिर हम किसी अन्य माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये फ्री और कॉस्ट है, इसका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा इस PDF का। आप देख सकते हैं इस PDF को कितने मेहनत करके बनाया गया है। आपसे बस एक ही दरख्वाइश है कि आप यदि इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि इससे अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा मिल सके। तो चलिए हम अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनुष्य को महान बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी के पास शिक्षा नहीं रहे तो वह पशु के समान होता है, वह एक अच्छा समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा की बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा जो होती है, शिक्षा मिलने से इंसान सही काम को सही दिशा देता है। अगर काम गलत होने वाली होती है तो उसे सही दिशा में ले जाता है, भटके हुए इंसान को सही दिशा में ला सकता है। शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति को ये अधिकार है शिक्षा का। शिक्षा सबको लेना चाहिए और शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। तो चलिए हम इस संख्याओं के मेला में देखते हैं। इन संख्याओं के मेला में आप सभी का स्वागत है। चलिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गिनती कर लेते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गुरुजी, तब हम गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु की या फिर आदमी की या जानवर की आप गिनती करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, आप 0 से शुरू नहीं करते हैं। यदि आप 0 से शुरू करेंगे तो 1 जो होता है कम हो जाएगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ या वस्तु को गिनती करते हैं तो 1 से ही करते हैं। तो इसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह अर्थात प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है, ठीक है। जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु या जगह या किसी भी चीज़ की गिनती करते हैं उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य अर्थात 0 को शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे मान लीजिए अभी गिनती की संख्या को आप प्राकृत संख्या कहे हैं, तो उसमें अगर आप जीरो से शुरू करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, उसमें जीरो को शामिल कर देने से, यानी उस परिवार में एक जीरो आ गया और जीरो से आप शुरू कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याओं के समूह को अगर जीरो लगा दिया जाए उसमें तो हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ये अनंत तक होती है। जैसे कि प्राकृत संख्या अनंत तक होती है, ये भी अनंत तक होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीग्रेट्स नंबर किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल -4 -2 -2 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी अनंत तक ही होता है। लेकिन इसमें एक बात देखना है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब बात करें हम धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे नोट डाउन में एक बात लिखी गई है, इसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखी गई है धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक एवं ऋणात्मक संख्या को एवं ऋणात्मक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि धनात्मक संख्या अब देखिए कौन होती है और ऋणात्मक संख्या कौन होती है। यदि किसी संख्या के पहले माइनस की परिपाटी लगी होती है, माइनस लगी रहती है, फॉर द एग्जांपल -100 -120 -125, यानी कि कोई भी संख्या है उसके पहले माइनस लगी रहती है तो वो संख्या ऋणात्मक संख्या मानी जाती है। और किसी भी संख्या के पहले कोई भी परिपाटी नहीं लगी रहती है तो उसे प्लस में माना जाता है। जैसा कि 5 10 20 25 कोई भी संख्या हो जाए उसके पहले प्लस की परिपाटी छुपी रहती है। आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। जैसे कि आप किसी भी अंक को गिनते हैं या फिर हम आपको कहें कि आपके पास 20 रुपया है क्या, तो आप क्या कहते हैं, प्लस मेरे पास 20 रुपया है। आप ऐसे नहीं कहते हैं। आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं कि सर मेरे पास 20 रुपया है, पर प्लस में नहीं कहते हैं, ऐसे ही कह देते हैं। लेकिन आपके पास अगर माइनस में रहता है, आप किसी की पैसा आप रखे होते हैं तो कहते हैं नहीं सर मैंने फलाना का इतना रुपया कर्ज ले रखा है, उसको अभी देना है, तो फिर मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। यानी कि जिन संख्याओं के पहले माइनस लगा है वो ऋणात्मक संख्या होती है, और जिन संख्याओं के पहले अगर कोई भी परिपाटी नहीं लगी रहती है तो वो संख्या प्लस में होती है। संख्या 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 होता क्या है, अंक या अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें अंक कितने होते हैं, तो अंक जो होते हैं चला ये 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। इन्हीं अंकों के समूह को यानी कि 0 से ले करके 9 तक, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक ऐसी संख्याएं हैं जिसे हम अंक कहते हैं। और इनके समूह को जैसे 10 की अगर बात करें तो इसमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया है, तो इन्हें जो हम बनाए हैं ये अब संख्या कहलाते हैं। इसलिए अंक या अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अब चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक नोट डाउन किया गया है, इस बात को ध्यान देंगे। नोट में लिखा गया है शून्य अर्थात 0 धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। यानी कि शून्य एक ऐसी संख्या है, उसे हम धन पूर्णांक या फिर ऋण पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। परिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, चलिए हम इसे देख लेते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम दर्शा सके, जहाँ q, p एवं q कोई पूर्णांक संख्या हो,
अर्थात कहने का मतलब है कि अभी आप समझ गए हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। आप फिर से इसे रिपीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जिन संख्याओं को, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसे ही जान लें कि p/q के रूप में दर्शाया या फिर लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कहने का मतलब है चला कि जिन संख्याओं को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं या फिर बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही p/q कहा जा रहा है। जैसे कि a/b की हम बात करें या फिर x/z की बात करें, तो ऐसे रूप में आप लिख सकते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं p/q के रूप में संख्या को लिखा गया है। दूसरे तरफ से अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, तो उस संख्या को 80/144 आप लिख रहे हैं, तो ये p/q के रूप में हो गया। ये आशा करते हैं कि p/q समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। इसमें आगे कहा जा रहा है कि जिन संख्या को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ पे p एवं q पूर्णांक संख्या हो, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, इसे कहा जा रहा है कि p एवं q, यहाँ पे देखिए p एवं q कोई पूर्णांक संख्या हो, तो पूर्णांक संख्या अब ये आपको बताए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसके पहले धनात्मक या फिर ऋणात्मक संख्या कुछ न कुछ हो, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि p और q कोई पूर्णांक हो, जबकि q, यहाँ पे देखिए p लिखा गया है q नॉट इक्वल टू 0। p तो यानी कि p ऊपर रहेगा, यानी ऊपर वाले को आप क्या कहते हैं, ऊपर वाले में जो पार्ट्स होती है उसे हम अंश कहते हैं। यानी कि अंश में p मान लीजिए, अंश बटा हर। अब अंश बटा हर यानी कि p/q, तो यहाँ पे लिखा गया है एक चीज़, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p एवं q के रूप में पूर्णांक में तो हो, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसके नीचे का जो पार्ट्स है, यानी हर की हम बात करें तो हर जो होती है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी कि कभी भी q 0 नहीं हो सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। अब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, तो कोई भी संख्या, जैसे मिसाल दैट आपको बताए कि हमको 55 लिखना है, 55 लिखना है, तो 55 लिखने के लिए आप 55 लिखने के लिए आप 0 इसमें नहीं दे सकते हैं, इसके नीचे कभी भी 0 नहीं देंगे। और ऐसे आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे जो है एक छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए कि 55/1 अगर आप लिख देते हैं और फिर इसे डिवाइड करते हैं, तो ये 55 ही आएगा। इसके संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। फॉर द एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लीजिए आप कोई भी दुनिया का संख्या ले लीजिए, उस दुनिया के संख्या में आप 1 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा। जैसे अगर आप 15 की बात करें और 1 नीचे छिपा है, तो 1 से भाग कीजिएगा तो फिर ये 15 ही आएगा। और आप कहिएगा कि गुरुजी फिर इसके नीचे तो 1 है, ये है, तो हाँ चला, किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई भी अंक नहीं रहता है तो 1 छिपा रहता है, तो इसलिए इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है कि वो संख्या के वैल्यू में परिवर्तन होगा। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ यहाँ पे
कि क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और आगे इसमें देखेंगे आप क्या कहा जा रहा है, गुणनखंड उभयनिष्ठ हो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन संख्या, यानी कि जो संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। और यहाँ पे लिखा क्या है देखिएगा, कि उभयनिष्ठ न हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन न हो, यानी कि दोनों में ऐसी संख्या न हो जिससे वो साथ साथ विभाजित हो। अब आगे देखते हैं इसमें कि उभयनिष्ठ न हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। 5/6, क्या इसमें कोई संख्या p/q में जो कॉमन है नहीं है। चला, अब यहाँ पे देखिए, एक को आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा ना समझिए कि एक तो उसमें भी है इसमें भी है, तो एक को हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। चला, अब देखिए अगला है कि 6/1, यानी कि यह हम सीधी सी बात करें तो सिर्फ हम 6 कह सकते हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। चला, यहाँ पे 6/1 का मतलब क्या हुआ, खाली 6 हुआ, सिर्फ 6 हुआ। इसमें अगला देखिए 7/2 लिखा गया है, यहाँ पे 7/2 लिखा गया है, इसे आप देख सकते हैं। तो 7/2 का मतलब क्या हुआ कि 7/2। उसके बाद में है 4, 5, ये अलग अलग पॉइंट लिखे गए हैं, 4, 5, 7, 6 जो भी है, ये दशमलव में भी इसे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है, इसे आप ध्यान देंगे कि रूट अंडर जो लिखा गया है, रूट अंडर कितना लिखा गया, 25/36। इसे हम रूट अंडर कहने का मतलब ये है चला कि आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 25/36। अब इसको रूट को जब हटाइएगा तो जब किसी भी संख्या के पावर को मतलब रूट को हटाया जाता है तो उसमें पावर में 2 हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के पहले अगर रूट लगा होता है तो रूट लगने का मतलब क्या है, रूट लगने का मतलब है कि उसके पहले 2 छिपा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें रूट अंडर 25/36, तो अगर इसको हम अगर 25 को या फिर 25/36 के रूट को हटाते हैं तो दोनों के पावर में 2 चढ़ जाता है। अब कैसे चढ़ेगा आप इसे देख सकते हैं, ऐसे चढ़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर इस रूट को हमने हटा दिया तो इसके पावर में 1/2 हो गया। अब इसे हमें डिवाइड करना है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, आप ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए 5 के पावर 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 6 के पावर 2 और 1/2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो अब हमारा जो बचा हुआ संख्या है वो क्या बच गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो संख्या है वो क्या बच गया, 5 के पावर 1 और यहाँ पे 6 टू द पावर 1 बच गया, यानी कि 5 के पावर 1 और 6 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया। आप कह सकते हैं कि गुरुजी इसे हम तो 5/6 लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। चला, इसे 5/6 ही लिखा जाएगा, यानी कि उस संख्या के पावर में जो रूट था, उस संख्या के पावर में जो रूट था चला, वो रूट हट गया और वो 5/6 के रूप में हो गया। यानी कि आप इसका पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, 5/6 ही लिखा गया है, इसका मतलब वही है कि इसे रूट को हटाया गया है। इसे और भी अन्य संख्याओं में हम लिख सकते हैं, जैसे रूट अंडर 125/144, या फिर यहाँ पे 1 के जगह पे आप 225 यानी 225/144 भी आप लिख सकते हैं। कोई भी संख्या को आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान देने वाली बात ये है
कि ये क्या कहा जाए, जबकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कॉमन संख्या नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या कहेगा, परिमेय संख्या कहेगा। लेकिन ये आप शुरू में हमसे पढ़े हैं कि ये जो संख्या होती है पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में भी संख्या को शामिल किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जितनी बड़ी लक्ष्य होगी आपकी उतनी ही कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। यदि आपको लक्ष्य बड़ा ठान रखा है, यदि आपने लक्ष्य को बड़ा ठान रखा है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसे समझ सकते हैं, जितनी बड़ी लक्ष्य होगी उतनी ही कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। ये पेज नंबर 2 है। चलिए अगला टॉपिक में हमारा है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी कि अभी आप पढ़े हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब आप पढ़ेंगे इंटरनल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप ऐसे जान सकते हैं कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में हम नहीं दर्शा सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या में अभी आपने पढ़ा था कि जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अब अपरिमेय संख्या में क्या है कि इसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, जहाँ पे p और q कोई पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे था परिमेय संख्या में कि पूर्णांक संख्या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे p बाई क्यू जो होती है वो एक पूर्णांक संख्या होती है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही बात लिखा गया है कि q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे q जो होती है 0 नहीं होनी चाहिए। q का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि ऐसे आप संख्या लिखे a बाई b के रूप में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप 15/10 लिखे हैं तो ये जो है संख्या q नॉट इक्वल टू 0, तो ये 10 जो है 0 नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अब आप समझ गए होंगे कि q तो 0 होना ही नहीं चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहेगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, आप ध्यान करेंगे, नोट डाउन करेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि p और q के रूप में वो पूर्णांक संख्या हो, लेकिन आप जिसे p बाई क्यू के रूप में यानी कि बट्टा के रूप में नहीं लिखेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या बट्टा के रूप में यानी 1/2 के रूप में यानी a बाई b के रूप में नहीं होती है। फॉर द एग्जाम्पल √2, 3, 5 या फिर रूट के अंदर 7/4 -5 बाई √3 आप लिख सकते हैं। पाई का मान, जैसे अगर पाई का मान हम कहें तो पाई का मान यहाँ पे जो पाई लिखा गया है इसका जो मान होता है 22/7 होता है। आप कहिएगा कि गुरुजी तब तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन क्या बताइए, आप पाई लिखे हैं तो पाई इस रूप में अभी तो नहीं ना है, तो पाई क्या है, पाई इस रूप में है, ठीक है। इसे आप बाद में कर सकते हैं, तो इसको भी तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शा सकते, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं उस संख्या को। यानी कहने का मतलब है कि 5 है तो आप ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 5/1 लिखे, ऐसा नहीं लिख सकते, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप ध्यान देंगे √2, तो √2 जो है 2 की अगर बात करें तो इसके अंदर एक तो छिपा है, तो आप √2/1 थोड़ी कहते हैं, नहीं कहते हैं, उसे √2 कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या
यानी कि रियल नंबर किसे कहते हैं। इसका आंसर पे हम अगर बात करें तो इसका आंसर होगा कि परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। अगर हम बात करें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इन दोनों संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिसे p/q के रूप में आप लिख भी सकते हैं, जिसे आप p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और जिसे आप p/q के रूप में नहीं भी लिख सकते हैं। यानी कि जो संख्या परिमेय और अपरिमेय होती है, इन दोनों संख्याओं को अगर हम आप मिक्स कर देते हैं तो इसे हम रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि -2/3, 1/5, माइनस में भी आप दे सकते हैं √2, 0, 1/4, 7, √7/4, 2/3, 5.4 या 7। आप दशमलव में भी संख्याओं को शामिल कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने से जो संख्या निकलती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल हो, यानी सम्मिलित समूह को, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित समूह को हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि सम संख्या यानी इवन नंबर किसे कहते हैं। तो वैसे तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या चला हम उसे कहते हैं जिन संख्याओं को हम 2 से पूरी डिवाइड कर सकते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे हम सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल 2, 4, 6, 76, 220, 238, यानी कहने का मतलब 220, 76, 78, 240, 45 नहीं होगा क्योंकि सम संख्या अंत में इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो सम संख्या होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को आपको जांचना है कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो उसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में अगर पूर्णतः 2 से वो कट जाती है तो वो संख्या सम संख्या होगी। अगर 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है तो वो जो संख्या होगी सम संख्या नहीं होगी। अर्थात वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 15 को ले लिए, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 2 से डिवाइड करने के बाद में हमको यहाँ पे देखिए क्या मिला। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि 15 को 2 से डिवाइड किए तो हमें शेष में 1 मिल गया। अर्थात ये जो संख्या है पूर्णतः 2 से डिवाइड होने वाली संख्या नहीं है, इसलिए इसे हम सम संख्या नहीं कह सकते हैं। सम संख्या आप उसे कहेंगे जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए बिना दशमलव के, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आप 2 लिए हैं तो क्या 2 से 2 बार में 2 से 1 बार में 2 कट जाती है ना, तो ये संख्या सम है। 4 को देख लीजिए तो 2 दूनी 4, यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया की संख्या हो जो 2 के पहाड़े में आती है वो संख्या क्या है, सम संख्या है। अगर हम बात करें तो कोई भी पहाड़ा का कभी अंत नहीं होता है, जैसे कि किसी भी रोड का अंत नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी पहाड़े का अंत नहीं होता है, वो अनंत है। जैसे 2 की पहाड़े की बात करें तो 20 तक वो ख़त्म नहीं हुआ, उसे आप 22, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे करते हुए आप अनंत तक जा सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है चला कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है।
तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वह 2 होती है, क्योंकि अभी आपको बताया गया है 2। 1 की अगर बात करें तो 1 2 से कटेगा नहीं, और 1 जो है 2 से छोटा है तो वो सम संख्या नहीं हो सकती है। आगे हम बात करेंगे कि एक है क्या, तो अभी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, एक जो है विषम संख्या है। चलिए अगला टॉपिक को हम देख ही लेते हैं कि विषम संख्या यानी ओड नंबर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी अभी आप जो सम संख्या समझे हैं ठीक उसी तरह से विषम संख्या होती है। यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको इससे पहले जो 15 को बताया गया था डिवाइड करके, तो उसमें शेष 1 बचा था ना, तो वैसी संख्या जिसमें कम से कम शेष 1 बच जाए या फिर कोई भी संख्या में शेष कुछ भी बच जाए, वो संख्या क्या है, विषम संख्या है। अर्थात कहने का मतलब है कि दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 से डिवाइड करने पर शेष 1 बच जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि इस बात को आप ध्यान से देखे होंगे तो आप इसे समझ गए होंगे, या फिर आप इसे सुने भी होंगे तो भी समझ गए होंगे। अब बात ये करें कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वह 1 होती है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया है कि सम संख्या किसे कहते हैं जिसमें शेष 1 बचे। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 1 से 1 में डिवाइड किया जाए तो एक बार में कट गया तो इसमें शेष तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे बात वो ना कहा जा रहा है, यहाँ पे विषम संख्या की बात की जा रही है। 2 से डिवाइड करना है तो आप 1 से डिवाइड कैसे करेंगे, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो शेष से बच ही जाएगा, वही स्वयं बच जाएगा। यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि चला कि मान लीजिए 1 में आप 2 से डिवाइड किए, ध्यान से देखिएगा कि 1 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे शेष 1 ही बच गया, या फिर -1 कह सकते हैं कि शेष 1 भी बच गया। तो ये क्या हुआ, शेष हमको 1 बचा लेना है, यानी 2 से डिवाइड करें और शेष 1 बच जाए तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि सम संख्या विषम संख्या आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात में अगर हम बात करें कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और अगर हम बात करें बड़ी संख्या विषम संख्या कौन है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका अंक रखना पड़ेगा, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या फिर 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या, ऐसे आपको कहना होगा, तभी उसका आंसर सही निकलेगा। जैसे हम आपको कहें कि आपको जाना है, तो आपको जाना है तो आप कहिएगा ना कि हमें कहाँ जाना है ये तो बताइए। तो ठीक उसी तरह से है कि 1 अंक को 2 अंक यानी कुछ भी संख्या पूछा जाए तो उसका नाम रखा जाएगा कि यहाँ पे आपको जाना है। यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो 10 है। 1 और 0 के मिलने से बनता है 10, इसे हम सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि 10 से कोई भी दुनिया की ऐसी संख्या न है जो छोटा है। और बड़ी संख्या की बात करें तो 99 के बाद अगर 1 इसमें जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा, और ये 3 अंकों में हो जाएगा। इसलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99 हुआ। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में इसे कहा जाता है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब बात करिए, ये भी बहुत ही आसान है, इसे आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या यानी कि कम से कम एक और संख्या से भाग लग सके। अर्थात कहने का मतलब है जिनके भाजक कम से कम 3 हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं जैसे 2, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 4 6 8 9 10 15 22 इत्यादि। ये सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसे हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, भाज्य संख्या का मतलब ये हुआ वैसे संख्या जो
भाज्य संख्या, फिर से यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो जिनके भाजक कम से कम 3 हो। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्या, दूसरे शब्दों में हम भाज्य संख्या को ऐसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का भाजक 3 हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कम से कम 3 गो हो जाए, जिनका भाजक 3 गो हो जाए। भाजक का मतलब क्या हुआ कि जिन संख्या से कोई संख्या विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब अगर हम 15 को ले लेते हैं, 15 कहिएगा, बार बार 15 क्यों लेते हैं, तो छोड़िए इस बार 9 को ले लेते हैं। तो 9 को ले लिए तो क्या बताइए, एक इसे काट सकता है? तो बिल्कुल काट सकता है। 9 भी तो काट सकता है चला, और इसके बीच में क्या 3 नहीं है? 3 भी तो है चला। तो 3 भी एक ऐसी संख्या है जो 9 को डिवाइड करे। यानी कि यहाँ पे आपको लिखा गया है कि वैसी संख्या जिनका भाजक 3 हो, कम से कम 3 हो, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 एवं स्वयं से, यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या मान लीजिए 575 मान लेते हैं, तो 575 मान लिए, तो क्या वो संख्या 575 से नहीं कटेगी? 575 से कटेगी ही, और 1 से भी कटेगी। लेकिन अब बात यह है कि क्या 575 और 1 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या ना है जो वो कट जाए? तो है न चला, 5 तो है ही है, 5 से तो वो कट ही जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके भाजक कम से कम 3 हो जाए, या फिर जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ के किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि ये भी आप टॉपिक को आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात ये करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी जो नीचे हरा कलर में लिखा गया है, ब्लू कलर में सॉरी, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है कि सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 को क्यों रखा गया है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है 1 से बड़ी वे सभी संख्या जिसमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम भाजक कितनी होनी चाहिए? 3 गो होनी चाहिए। तो 4 को आप ले लिए, तो 4 को देखिए 1 से कटेगा और यहाँ पे क्या कटेगा? 4 से तो कटेगा ही कटेगा। तो क्या इसके बीच में 2 ऐसी संख्या नहीं है जो 4 को डिवाइड कर दे? तो ये क्या है? सम संख्या है। अगर हम बात करें कि आपको कहिएगा गुरुजी 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, तो 3 और 2 इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उसकी संख्या यानी कि भाजक संख्या जो होती है 3 नहीं हो सकती है। जैसे 3 की अगर आप बात करते हैं तो 3 को आप ले लिए, तो भाज्य संख्या प्रूव करना है, तो भाज्य संख्या प्रूव करना है तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। क्या इसके बीच में 2 है जो इसको काट दे? तो नहीं कर सकती है चेला। तो ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। अगर आप बात करते हैं 2 की, तो 2 को 1 काटेगा और 2 काटेगा। क्या इसके बीच में कोई ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड कर सके? तो नहीं है चला। इसलिए 4 ही एक ऐसी संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है जिसका 3 भाजक है, और इसे ही हम भाजक कहते हैं। और भाजक का रूल कहता है कि जिनका भाजक कम से कम 3 हो, अर्थात जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि इसे आप ध्यान से देखे होंगे तो समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फास्ट है तो आप इसे स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, या फिर रिपीट करके आप बार बार इसे जितनी बार मर्जी वो देख सकते हैं। इसे देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आपको एक और बात कहना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। 10 नंबर में कहा जा रहा है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 से बड़ी वह सभी संख्याएं जिसमें स्वयं उसी संख्या आवर 1 के अलावा और भी किसी संख्या से भाग नहीं लगता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश डैश इत्यादि, ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनका भाजक
केवल 2 ही हो, अर्थात कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसे 1 और स्वयं के अलावा कोई भी ऐसी संख्या न काटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या जिनका भाजक केवल 2 ही हो, आसानी से शब्दों में, सरल शब्दों में, नॉर्मल सी शब्दों में, टूटी फूटी शब्दों में बात करें तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिनका भाजक केवल 2 हो, अर्थात कहने का मतलब है कि दुनिया की ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से न कटती है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछी जाएगी और उसे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अभी आप इसलिए ध्यान से समझेंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब है कि जिन संख्याओं को केवल 2 ही संख्या काटती है, अर्थात 1 और स्वयं से करती हो, इसके अलावा किसी भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है, दुनिया की ऐसी संख्या नहीं है जो उसे काट सके, उसे आप अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात करें कि ये संख्याएं कौन है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी संख्याएं क्या होती है, ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो संख्या है विषम संख्या होती है, लेकिन इसमें 2 शामिल है, तो आप इसे नहीं कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या। सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती है, क्योंकि इसमें 2 शामिल है। 2 इसलिए शामिल है चला क्योंकि आप 2 को अगर किसी संख्या से काटते हैं, 1 से काटते हैं, तो 2 बार में कट जाए, यानी इसका भाजक 2 का भाजक कितने हैं, 2 है, 1 और 2 है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनका भाजक कम से कम 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये प्रूफ हो रहा है कि 2 जो संख्याएं हैं इसे हम 1 और 2 से काट सकते हैं। तो 1 और 2 से काट सकते हैं, तो इनके भाजक कितने हुए, 1 और 2 मिला के 2 ही हुए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनके भाजक कम से कम 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर में है। 11 नंबर में कहा जा रहा है, आप ऐसा नहीं समझे कि ये वीडियो इतनी बड़ी क्यों हो गई है। तो चलिए आप बताइए, अगर चीज़ों को ध्यान से समझाया जाएगा तो उसमें टाइम तो लगेगी, उसमें टाइम तो देना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, टाइम दीजिए और इसे ध्यान से देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिनका मस क्या हो, HCF क्या हो, महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऐसी 2 संख्या, एक संख्या का आप महत्तम समापवर्तक निकाल ही नहीं सकते हैं, एक संख्या का आप HCF नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 ही संख्या लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों संख्याओं को, यानी कि जिनका मस 1 होता हो, कितना होता हो, 1 होता हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 2 और 3 की बात करते हैं। तो 2 और 3 सबसे छोटी छोटी संख्या है जिसका मस 1 होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 और 3 छोटी संख्या है, ऐसी वह छोटी संख्या है जिसका मस 1 होता है। तो ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे नोट डाउन में कुछ बातें लिखी गई है। लगातार दो संख्या का HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ये सही बात है। दुनिया की कोई भी लगातार 2 संख्या ले लीजिए, उन संख्या का को प्राइम नंबर जो है 1 होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि लगातार कोई भी संख्या 120, 121, तो 120 जो है 120, या अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 120 ले लिए तो 120 और 121 ले लिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, 120 को 121 में डिवाइड कीजिएगा। HCF का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से
उसके बाद की बड़ी संख्या में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 120 से 121 को डिवाइड करा जाएगा तो क्या यहाँ पे एक शेष नहीं बच गया, तो एक शेष बच गया और 120 को आप डिवाइड करेंगे छेला तो 120 बार में ही यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे जब 120 बार में डिवाइड होगा, 120 बार में डिवाइड होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मौसा एक हुआ छेला। तो महत्तम समापवर्तक के वीडियो हम अभी नहीं बनाए हैं, अभी छोटे बड़े की को हम समझा रहे हैं। इसके बाद में आपको हम महत्तम समापवर्तक भी पढ़ाएंगे। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, या फिर आपके बच्चे या फिर कोई भी है जिससे लगता है कि ये चैनल आपको कुछ दे सकता है, इसमें एकदम टूटी फूटी भाषा में आप मैथ को पढ़ेंगे या फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे या कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मैथ का कोई भी क्लास उसका मिस ना हो, या फिर कोई भी क्लास इस चैनल पे अगर प्रोवाइड कराई जाती है तो मिस ना हो। तो आप इसे सभाज्य संख्या समझ सकते हैं कि जिन संख्या का मूसक क्या होती है, एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। लगातार दो संख्या का मूसक क्या होती है, एक होती है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरे नोट में एक बात लिखिए कि एक न तो, यहाँ पे देखिएगा, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यह एक विषम संख्या है। यानी कि एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, पर यह एक जो है अभाज्य यानी कि विषम संख्या है। यानी कि कहने का मतलब है एक को आप न तो भाज्य संख्या में ले सकते हैं और न ही अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का रूल क्या है, भाज्य संख्या का रूल है जो 2 से पूरी डिवाइड हो, और अभाज्य संख्या का रूल है कि जिसे 2 से हम पूरी न काटे उसे अभाज्य अभाज्य संख्या का रूल है कि जिनका भाजक 3 हो उसे हम भाज्य संख्या, और जिनका भाजक 3 न हो उसे हम भाज्य संख्या। तो एक न तो भाज्य संख्या हो न ही अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या का रूल क्या था, रूल था यही ना कि जिन संख्या को 2 से पूरी काटेंगे वो सम संख्या, और जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटेगा उसे हम विषम संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का रूल है जिनका भाजक 2 हो उसे अभाज्य संख्या, जिनका भाजक 2 नहीं हो यानी कि 2 से अधिक हो, कम से कम 3 हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 12 नंबर में है, 12 नंबर में है कि वास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या क्या होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या होती है। इमिग्रेनली क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम कल्पना कर सकते हैं उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो संख्या वास्तविक नहीं होती है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो संख्या वास्तविक नहीं होती है उन संख्याओं को हम काल्पनिक कहते हैं। यानी कि जो रियल नहीं होता है उसे हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि हमको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आप कभी जा ही नहीं सकते हैं, या फिर जल्द नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आपको है कि हमको उत्तरी ध्रुव पे जाना है या फिर अमेरिका जाना है, क्या अगर आपके लिए वो संभव नहीं है तो आप उसे वहाँ तो जा तो नहीं सकते, लेकिन क्या कल्पना भी नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी आप सोच जरूर सकते हैं कि हम कभी राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। शायद आप न कर पाए, लेकिन आप सोच सकते हैं। सोचने का पैसा नहीं लगता है। अगर आप उससे कीजिएगा तो उसके लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तो शायद हो सकता है कि आप वो कर भी ले। और मेहनत करने से हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो वास्तविक या फिर काल्पनिक, वास्तविक अवास्तविक संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें सरल सी शब्दों में, तो काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिससे हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी है, इस पर जितनी भी रेखाएं खींची गई है, जैसे कि ये हॉरिजेंटल कह लीजिए, एक मिनट, ये इसमें ये हॉरिजेंटल संख्या कह लीजिए, या फिर इसमें अगर हम बात करें ऐसे इसमें
क्षैतिज कर दिया जाए तो ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, क्योंकि पृथ्वी पे आप रेखाएं को खींचना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए कि आप रेखा खींच रहे हैं तो समान भूमि पर रेखा खींच सकते हैं, पर्वत पठार आ गया तो उसमें खींचना मुमकिन नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि पर्वत पठार पे हम खींच सकते हैं तो क्या पानी में रेखा खींच सकते हैं? तो पानी में रेखा आप नहीं खींच सकते, इसलिए कल्पना जरूर कर सकते हैं। तो कल्पना करने का मतलब है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने का पैसा नहीं लगता है, सोचने का कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, अर्थात कल्पना आप कर सकते हैं कि काश मैं ऐसा होता। जैसे कहा जाता है कि काश मैं पक्षी होता, इफ आई बर्ड, तो मैं उड़ सकता था। यदि मैं पक्षी होता तो फ्लाई यानी उड़ सकता था, मैं भी आसमान में सफ़र कर सकता था। तो आप इसे समझ गए होंगे कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है और वास्तविक संख्या। जैसे फॉर द एग्जांपल कि अगर हम इसकी बात करें, ये रूट अंडर -2, रूट अंडर -2, रूट अंडर -16, रूट अंडर -2, ये जो संख्याएं हैं ये काल्पनिक संख्या है, इसे ही हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। 13 नंबर है, 13 नंबर में क्या है, यौगिक या फिर भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे तो ये बहुत ही आसान है। यौगिक या भाज्य संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे आप सरल से शब्दों में कहें कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो 2 एवं स्वयं को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से भाज्य उसे यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वही बात हुआ कि जिन संख्या का भाजक कम से कम 3 हो उसे हम यौगिक या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात आप कहिएगा कि गुरुजी हम कि भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं संख्या चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाज्य संख्या का मतलब है कि वो यौगिक संख्या है जिनका भाजक कम से कम 3 हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम यौगिक या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो आप ऐसे आसानी से समझ गए होंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। जैसे 4, 6, 8, 9, 12 डैश डैश इत्यादि, ये सारी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। 14 नंबर में हम चलते हैं कि 14 नंबर में कहा जा रहा है कि रूढ़ि या फिर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो वैसे आप इसे भी समझ सकते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक को छोड़ करके दूसरी संख्या से विभाजित न हो, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या है जो जिनका भाजक केवल 2 ही हो। अर्थात कहने का मतलब है जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कि अभाज्य संख्या वो हुआ जिनका भाजक केवल 2 ही हो, 1 और स्वयं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वही अभाज्य संख्या का वही रूल है, रूढ़ संख्या भी इसे कहा जाता है, यानी कि प्राइम नंबर। रूढ़ संख्या भी, यानी आप कहेंगे कि गुरुजी अब तो हम अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या, जिस तरह से आप यहाँ पे बोले थे कि यौगिक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन हुई, तो 2 ही। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई, तो 2 ही हुई। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हुई, तो 4 हुआ। सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन हुआ, तो 4 हुआ। इसे आप आसानी से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें अपना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। प्लीज़ दोस्तों, आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, आप अपने हर ग्रुप में शेयर कर दें ताकि ये चैनल आगे बढ़ जाए और आपका हेल्प हम याद रखेंगे दोस्तों। चलिए तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले मैथ की क्लास में आते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।